हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए बिहार के इतिहास से संबंधित और भारत के इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आगामी 15 मार्च को होने वाली जो परीक्षा है शिक्षक भर्ती की, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले जो 95 क्वेश्चन थे वो मैंने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ है, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। और आगे का 96 से लेके अगला जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्ति दिलाई थी, इसीलिए इसको भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका नाम है इस पुस्तक का, याद रखेंगे। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो यह मेगास्थनीज में मिलता है। किस में मिलता है? मेगास्थनीज में। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक में पाटलिपुत्र का शासन व्यवस्था का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वह था बिंदुसार, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिंदुसार के दरबार में कौन रहता था? तो पिंगल वत्स रहता था, याद रखेंगे। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में पड़ोसियों के साथ यानी कि पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति की आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था, याद रखेंगे। मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखना है इस क्वेश्चन को। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? तो किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक को जो है अपनी गलती का एहसास हुआ और वह युद्ध नीति छोड़ के उसने बौद्ध एक भिक्षुक थे उपगुप्त, उनके द्वारा राह दिखाने के पश्चात उन्होंने युद्ध नीति का त्याग कर धर्म नीति का प्रतिपादन किया था, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का धर्म था, क्या था? तो नैतिक आचार संहिता था, नैतिक आचार संहिता। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो चंपारण से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, कौन सा नहीं है? लौरिया अरेराज है, लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है। रुमनदेई जो है वह बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक का अभिलेख नहीं है। नेक्स्ट है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या फिर प्राची प्रांत यानी कि पूर्वी प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी, याद रखेंगे, पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? तो यह लकड़ी का बना था, बहुत ही देवतुल्य महल था, बहुत सुंदर महल था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था कुम्हरार पटना में। कहाँ स्थित था? तो कुम्हरार पटना में स्थित था। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? ये किसने कहा था? एरियन ने। ये बीपीएससी मेंस का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जब आप मौर्य कला पढ़ेंगे बीपीएससी मेंस में तो आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य कला के इसमें आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है? यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है। तो यह किसने कहा था? तो फाहियान जो बौद्ध यात्री था, चीनी यात्री, उसने कहा था। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो अशोक ने करवाया था। आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भब्रू स्तंभ में उसने अपने आप को स्वयं को मगध का सम्राट बताया है अशोक ने। मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, याद रखेंगे। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित
कुक्कुट राम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। तो किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। याद रखेंगे, कुक्कुट राम बिहार को नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो डेमेट्रियस का आक्रमण 185 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखेंगे, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण 185 ईस्वी पूर्व में हुआ। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यह बोधगया से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने? बोधगया से। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम, ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा हर्यक वंश, उसके बाद आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश, उसके बाद आया मौर्य वंश, फिर आया शुंग वंश और लास्ट में आया कण्व वंश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, VVI क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया है पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। नेक्स्ट देखिए, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह जो गार्गी संहिता में लिखा है, यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, यवनों का आक्रमण। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? लिच्छवी दोहित्र किसने कहा था स्वयं को? तो समुद्रगुप्त ने कहा था। किसने कहा था? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। कौन था? तो कुमारगुप्त। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो गुप्त काल में। महाबोधि मंदिर की कब स्थापना हुई है बोधगया में? तो गुप्त काल में। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो 3 साल। 3 साल तक चीनी यात्री फाहियान पाटलिपुत्र में रहा। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल के समय नालंदा विश्वविद्यालय में वो आया था। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? 673 ईस्वी में। बीपीएससी के ये जो प्री होते थे उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। तो चीनी यात्री इत सिंह कब आया था बिहार भ्रमण पर? तो 673 ईस्वी में। याद रखेंगे। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के काल में कौन सा विश्वविद्यालय बिहार प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय। बोधगया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक शशांक था। गौड़ शासक शशांक बंगाल का शासक था और इसने महाबोधि वृक्ष को इसने क्षति पहुंचाई थी। नेक्स्ट देखिए, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे, गोपाल। याद रखेंगे, वेरी मच इंपॉर्टेंट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो पाल वंश के शासकों ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासकों ने किया। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया? तो गोपाल ने करवाया। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, बौद्ध विहार की स्थापना किसने करवाया? गोपाल ने। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़। याद रखिएगा, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो 1198 ईस्वी में। 1198 ईस्वी में बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार बिन खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने उसके जो इमारत है उसमें आग लगा दी थी और माना जाता है कि करीब 6 महीने तक वह आग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में लगा रहा और पुस्तकालय में लगा हुआ था, इतनी किताबें थी वहाँ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो बिहार शरीफ थी। याद रखिएगा, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो तुर्कों ने। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तुर्कों ने दिया था। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? तो यह चेरो वंश था। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश चेरो वंश। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का शासक संस्थापक कौन था? तो संतन सिंह था। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो हसन खां को सिकंदर लोदी ने अपना प्रभारी नियुक्त किया था बिहार में। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो किसे किया था? तो जलाल खां को। याद रखेंगे। सूर्यवंश की स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिए थे? मोहम्मद नुहानी ने शेर खां की उपाधि दिया था शेरशाह को। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया? तो चौसा और बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में उसने क्या किया था? हुमायूं को पराजित किया था, चौसा, बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में। याद रखिएगा, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध एक ही है। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है?
तो तारीख दाऊदी में मिलता है। किस में मिलता है? शेर शाह के द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन तारीख दाऊदी में। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सहसराम, जो आज सासाराम के नाम से विख्यात है। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। कौन था? तो दाऊद खां करारानी। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? सभी कार्य किए गए। कौन कौन कार्य? जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया इसने, सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया, नापाई में रुपए का प्रचलन किया था, याद रखिएगा। और पटना को प्रांतीय राजधानी भी इसी ने बनाया था, शेर शाह सूरी ने। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में से कौन सा कार्य शेर शाह के द्वारा नहीं किए गए थे? देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी सड़के आजम का निर्माण, इबादत खाना का निर्माण, या किसानों को पट्टा देने और तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ। तो इसमें से देश की भूमि का सर्वेक्षण करवाया शेर शाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी सड़के आजम का, जो आज जीटी रोड के नाम से विख्यात है, उसका निर्माण इसी ने करवाया था। किसानों को पट्टा देने और कबूलियत की प्रथा का प्रारंभ भी शेर शाह सूरी ने किया था। लेकिन एक फैक्ट इसमें यह है कि इबादत खाना का निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने नहीं बल्कि अकबर ने करवाया था। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो इसके संबंध में यह सही है कि यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है, सही है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं, बिल्कुल सही है। इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। किसने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? अकबर ने। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना को अजीमाबाद नाम दिया था राजकुमार अजीम ने, याद रखिएगा। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो अंग्रेजों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ था। शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों के संरक्षण में राज्याभिषेक। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो यहाँ उपयुक्त सभी है, यानी कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सभी जो महाद्वीप है उसका बिहार से व्यापार होता था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? पटना स्थित संगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, उपयुक्त सभी। तो यानी ये सभी हो जाएंगे। मुगल स्थापत्य कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये सभी थे। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था किसने? तो इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। मनेर में शाह दौलत का मकबरा इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है? तो सही है कि इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, यानी सी उपयुक्त ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए कौन आए? तो पुर्तगाली। ओवरऑल भारत में सबसे पहले आए, तो बिहार में भी सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली ही आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया? तो कहां किया था? तो आलमगंज पटना में। आलमगंज पटना में किया था। बिहार में डच यानी कि हॉलैंड या नीदरलैंड, इसका जो नवीन नाम है, पुराना नाम डच था, फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1632 में हुई थी। कब हुई थी? 1632 में। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो मैनरिक ने बताया कि पटना की जनसंख्या मुगल काल में 2 लाख थी। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने। बंगाल के जो नवाब थे मुंगेर को, उसने अपनी राजधानी बनाया था मीर कासिम ने। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री राल्फ फिश था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? अली गौहर ने किया था, याद रखेंगे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया किसने? तो शाह आलम द्वितीय ने। किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? इसका रीजन था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के उद्देश्य से। इससे पूर्व जो है बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनवाया गया था और वहां पर अंग्रेज जो है मीर जाफर के कार्य में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करते थे। और उसके बाद जब मीर कासिम बना तो उसने अपने आप को मुक्त रखने के लिए अपनी मुर्शिदाबाद से उसने अपनी राजधानी ट्रांसफर किया मुंगेर में, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज भंडारण हेतु। अनाज के भंडारण हेतु गोलघर का निर्माण किया गया था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ। किसके काल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड जो है पटना के पहले मजिस्ट्रेट थे, अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, याद रखेंगे।